discuss a brief introduction of John Donne's life and his approach towards poetry and Donne belongs to 16th century. It was an age of Renaissance, but he had both the influences on himself, the influence of Renaissance and also the influence of जी वो सिंपल आइडिया ही है ना इसमें कि उसके ऊपर दोनों इन्फ्लुएंसेस थे, द इन्फ्लुएंस ऑफ रेनेसांस एंड द इन्फ्लुएंस ऑफ मिडिवलिज्म। उसके ऊपर डन के ऊपर दोनों असरात पाए जाते थे। रेनेसांस वाज एन एज ऑफ नॉलेज विजडम, वेयर एज मिडिवलिज्म इज एन एज ऑफ इग्नोरेंस एंड डार्कनेस। और डन के ऊपर ये दोनों असरात मौजूद हैं। एक ही वक्त में वो एनलाइटन भी है और विजडम की चीज़ें भी हैं, और साथ उसका जो ब्रॉटअप है वो चर्च में हुआ है। चर्च मिडिवल एरा से बिलोंग करता है। चर्च जो था दैट बिलोंग्स टू मिडिवलिज्म, वो मिडिवल से बिलोंग करता है, इसलिए उसके अंदर ये इन्फ्लुएंसेस भी पाए जाते हैं। अच्छा, अब जो डन था ही वॉज डेफिनेटली अ मैन ऑफ रेनेसांस। रेनेसांस की करैक्टरिस्टिक्स भी उसमें थी। ही हैड लव फॉर विजडम, लव फॉर नॉलेज, ठीक है, एंड ही हिमसेल्फ वाज वेरी स्कॉलरली मैन, वेरी वाइज मैन, वेरी इंटेलेक्चुअल, ठीक है। लेकिन उसका जो ब्रॉटअप था, ही वाज ब्रॉटअप एज ए स्कूल मैन। स्कूल मैन मीन्स चर्च के मदरसे जो होते थे उनको स्कूल कहा जाता था। चर्च के अंदर जैसे आज भी जो है ना हमारे यहाँ मदरसे नहीं बने होते, मसाजिद, बड़ी बड़ी मसाजिद जो हैं उनके अंदर जो है मदरसे बने हुए हैं। जैसे यहाँ पे क्या नाम है इसका, ये मुस्लिम टाउन मोड़ के ऊपर जो है, नाम के मदरसे है, हाँ जी, जामिया नईमिया हैं, जामिया, इस तरह से बड़े बड़े नाम मुझे उनका भूल गया। तो वो बड़ी बड़ी मसाजिद भी हैं, अंदर ही उनके मदारिस भी हैं। तो वो रिलीजियस एतबार से जो है वो, हाँ जी, मिनहाजुल कुरान भी जो है उसी एक स्टेज में रिलीजियस भी है और साथ साथ वो जो है नॉलेज की भी बात भी करती है। तो अब यहाँ पे डन की जो ट्रेनिंग थी वो स्कूल मैन, स्कोलास्टिक के तौर पे हुई। स्कूल मैन या स्कोलास्टिक उनको कहा जाता है। तो स्कूल मैन के तौर पे ट्रेनिंग हुई, तो वो एक चर्च वाली बातें भी इसके अंदर हैं, प्रीस्ट वाली बातें भी हैं, और साथ साथ जो है एक रिलीजियस वो रेनेसांस का इसके अंदर भी इन्फ्लुएंस भी पाया जाता है। मतलब मॉडर्न भी है, लिबरल भी है, और फ्रीडम, सेंस ऑफ फ्रीडम भी है, इंडिपेंडेंस भी है उसके अंदर, सेंस ऑफ इंक्वायरी भी है, और आज़ाद ख्याली भी उसके अंदर पाई जाती है। अच्छा, अब ये जो डन जो था ना, ही वॉज अ वेरी वर्सटाइल मैन, बहुत ही वर्सटाइल किस्म का आदमी था, एंड ही वॉज अ वेरी जॉयफुल पर्सन, बड़ा जॉयफुल था, ठीक। एंड ही हैड अ नंबर ऑफ लव अफेयर्स, उसके कई एक लव अफेयर्स थे, ठीक। और ही वॉज अ फ्रीक्वेंटर, फ्रीक्वेंट कहते हैं कसरत के साथ, फ्रीक्वेंटर ऑफ वीमेन, और कई ख़वातीन के साथ उसके जो है अफेयर थे। अब उसने ये जो पोइट्री लिखी है, इसकी जो पोइट्री है हम ये देखते हैं कि इसमें लव पोइम्स भी हैं। ये जो आप पढ़ेंगे, इस बुक का नाम ये है डन्स लव पोइम्स एंड डिवाइन पोइम्स। लव पोइम्स इज़ अ सिंपल के पोइम्स रिलेटेड टू लव, और डिवाइन कहते हैं रिलेटेड टू गॉड। गॉड को जो है डिवाइन कहा जाता है, ठीक है। तो अब वो जो डिवाइन पोइम्स हैं रिलेटेड टू डिविनिटी एंड गॉड एंड एंजल्स और रिलीजियस जो एलिमेंट्स हैं, तो अब ये एक ही वक्त में लव पोइम्स भी हैं और साथ साथ इसमें डिवाइन पोइम्स भी हैं। तो लव इज डन इज़ अ पोएट, वो जो है लव पोएट एंड ऑल्सो अ डिवाइन पोएट। ये दोनों उसके अंदर जो है करेक्टरिस्टिक्स पाई जाती हैं। अच्छा, अब वो जो लव पोइम्स हैं उसको भी हम अभी ये डिस्कस करने लगे हैं कि मैंने बताया कि ही हैड नंबर ऑफ अफेयर्स, ही वाज अ फ्रीक्वेंटर ऑफ द वीमेन, और फिर क्या है कि मज़ीद उसकी जो लव पोइम्स भी हैं वो भी इसी तरह से। फिर फाइनली ही
फेल इन लव विद अ लेडी डेट वाज एन उसका नाम था, और शादी के बाद एन डन, ठीक, उसका नाम एन डन बन गया। तो उससे फिर इसकी मतलब फाइनली एक से मोहब्बत हो गई, शादी भी हुई, एक अच्छी शादी वो चली, लेकिन फिर वो एन का जो है इंतकाल जो है जल्दी हो गया, जल्दी भी नहीं हुआ बहरहाल। तो वो फिर उसकी डेथ के बाद जो है इसके, अब वो बूढ़ा भी हो चुका था, मतलब कि पहले बेशुमार मोहब्बतें वैसे की, फिर बीवी से मोहब्बत की, ठीक है ना, एक भरपूर जो है जिसे उसके अंदर वो साफ थे, एक मजहबी कैरेक्टर होने के। और बाद में क्या था कि उसकी मोहब्बत जो थी शिफ्ट टुवर्ड्स गॉड, अब जो है वो 900 चूहे खा के जो है ना वो बिल्ली हज को चली, और फिर जो है खुदा से उसकी मोहब्बत की तरफ वो चला गया। अच्छा, अब इसमें भी ये चीज़ें हैं कि उसकी जो लव पोइट्री है उसको, और इसकी जो रिलीजियस पोइट्री है उसको भी हम ये कहते हैं दिस इज़ अ कॉन्टिन्यूएशन ऑफ लव पोइट्री। गौर से सुनिएगा, जो डिवाइन पोइट्री भी है, जो रिलीजियस पोइट्री या डिवाइन पोइट्री जिसको कहते हैं, उसको भी इन एक्चुअल उसको हम डिवाइन पोइट्री नहीं कह सकते या उसको रिलीजियस पोइट्री नहीं कह सकते। वो एक सेंस में कॉन्टिन्यूएशन ऑफ लव पोइट्री है, वो लव के स्टाइल में ही डिवाइन पोइट्री उससे बयान की है कि सिर्फ महबूब बदल गया। पहले महबूब एक वर्ल्डली वीमेन थी, फिर महबूब बीवी थी, फिर महबूब जो है वो खुदा बन गया, ठीक है। तो अंदाज उसका वही रहा, लव स्टाइल में ही वो ट्रीट कर रहा है, वरना आमतौर पे डिवाइन पोइट्री का थोड़ा सा ट्रीटमेंट और होता है, और अंदाज से जो है खुदा से मोहब्बत का इजहार किया जाता है या खुदा के मतलब जो है वो शायरी की जाती है। तो इसका जो स्टाइल था ना ओवरऑल वो लव वाला ही था, ठीक है। तो वो डिवाइन पोइट्री में भी लव स्टाइल से ही वो लेके गया, स्टाइल में इतनी ज़्यादा चेंज नहीं आई, वो लव पोइट्री वाला ही स्टाइल चला आगे। अच्छा, अब यहाँ पे हम ये देखते हैं जॉन डन के हवाले से कि उसकी जो लव पोइट्री भी है उसमें 3 फेजेस पाए जाते हैं। एक है कि जी जो लव पोइट्री उसका जो पहला फेज़ पाया जाता है वो ये फेज़ है कि लव विद वर्ल्डली मिस्ट्रेसेस, और ये सेट्रिकल पोइम्स हैं, इनमें वो ज़रा तंज कर रहा है, टॉन्ट कर रहा है, फ्लर्ट पोइम है एक सेंस में, वो लेडीज़ के साथ फ्लर्ट कर रहा है, वर्ल्डली मिस्ट्रेसेस हैं और पोइम्स फ्लर्ट के अंदाज में लिखी गई हैं। दूसरी फिर जो एक्सटेंशन इसकी होती है लव पोइट्री की, वो लव पोइट्री फॉर हिज बिलव्ड डेट इज़ द वाइफ। फिर उसने पोइम्स रिटन टू एन डन टू हिज वाइफ, दूसरी उसने बीवी के लिए लिखी हैं जो कि सीरियस लव पोइम्स हैं, बाकायदा वो लव पोइट्री जिसको कहा जा सकता है, उसमें तंज का पहलू नहीं है, मोहब्बत का पहलू है, ठीक है। दूसरी क्या हो गई, यानी कि प्रॉपर लव पोइट्री, लव पोइट्री फॉर द बिलव्ड डेट इज़ द वाइफ एंड डन, अपनी बीवी के लिए लिखी। तीसरी क्या थी कि उसने जो लव पोइट्री कुछ और लिखी डेट वर रिटन फॉर द नोबल लेडीज़। तीसरा क्या हुआ, नोबल लेडीज़ के लिए उसने लव पोइट्री लिखी। नोबल लेडीज़ का मतलब ये नहीं है कि वो नेक हैं, नोबल लेडीज़ से मतलब है इंग्लैंड में जो पार्लियामेंटेरियंस होते हैं ना, जो असम्बली के MNA MPA वगैरह पार्लियामेंटेरियंस होते हैं या जो डिस्टिंग्विश या बड़ी पोजीशन पे होते हैं, उनको नोबल्स कहा जाता है। नोबल एक टाइटल है, नोबल डजंट मीन द रिलीजियसली नोबल ना, नोबल इज़ अ टाइटल, ठीक है, फॉर द डिस्टिंग्विश लेडीज़, ठीक है, नुमाया ख़वातीन के लिए या नुमाया लोगों के लिए नोबल्स का अवार्ड उनको दिया जाता है। यहाँ पे जैसे यहाँ पे वडेरा कह दिया जाता है, ठीक है ना, तो उसी तरह वहाँ पे नोबल का कहा जाता है। अब वो जो नोबल लेडीज़ के लिए इसने लिखी, जैसे कि कोई बंदा यहाँ पे नोबल लेडीज़ से फातिमा सरैया बजिया के बारे में लिख दे, बानो कुदसिया के बारे में लिख दे, बेनज़ीर भुट्टो के बारे में लिख दे, ठीक है, और इसी तरीके से ये मरियम नवाज़ के हवाले से लिख दे, तो मतलब है कि दे आर द डिस्टिंग्विश्ड लेडीज़, ठीक है। तो यू कैन से दैट द नोबल लेडीज़ अकॉर्डिंग टू द टर्म ऑफ इंग्लिश टर्म के हवाले से, तो वो डिस्टिंग्विश लेडीज़ जो हैं उनको नोबल लेडीज़ कहा जाता था। तो तीसरी उसने जो पोइम लिखी वो नोबल लेडीज़ के लिए लिखी। तो ये 3 आगे के फ्लर्ट पोइम्स फॉर द वर्ल्डली मिस्ट्रेसेस, लव पोइम्स फॉर द वाइफ, एंड देन द लव पोइम्स फॉर द नोबल लेडीज़। अच्छा जी, ये 3 एक्सटेंशंस आ गई। अब जो चौथी इसकी, जिसको हम अदरवाइज सेकंड भी कह सकते हैं, यानी कि सेकंड फेज़
जिसमें वो डिवाइन की तरफ गया, लेकिन वो डिवाइन भी असल में, वैसे तो लव पोइम एक फेज़ हो गया और दूसरा डिवाइन दूसरा फेज़ हो गया, लेकिन लव में 3 फेज़ आ गए ना, कि वर्ल्डली मिस्ट्रेसेस आ गया, बिलव्ड आ गई, और फिर जो है नोबल लेडीज़ आ गई। और जो सेकंड फेज़ जिसको हम कहते हैं यानी कि डिवाइन, तो ये भी एक किस्म का चौथा फेज़ था, मतलब है वही चीज़ें आगे चलती जा रही थी, क्योंकि इसने स्टाइल तो नहीं बदला ना, वो लव पोइट्री के अंदाज में डिवाइन पोइट्री भी की। तो अगली जो लव पोइम्स हैं या जिनको डिवाइन पोइम्स भी हम कहते हैं, डेट इज़ द पोइम्स रिटन टू फॉर द डिवाइन, फॉर द गॉड, ठीक है, फॉर द गॉड्स, एंजल्स, ठीक है, क्राइस्ट, तो रिलीजियस मौज़ूआत के ऊपर उसने लिख दी। हाँ जी, समझ आ रहा है? हाँ, अच्छा जी, ये तो इसके फेजेस आ गए। अच्छा, अब और डन ना बड़ा ब्लंट किस्म का पोइट है, ठीक है, बड़ा एक धड़ल्ले वाला शायर है, ठीक है, और बड़ी बोल्ड किस्म की शायरी भी करता है और बड़ी ब्लंट किस्म की। एक सेट्रिकल पोइम में उसकी एक लाइन है, स्ट्रॉन्ग लाइंस लिखता है, उसमें वो अपनी बिलव्ड को कहता है कि होल्ड योर टंग एंड लेट मी लव, कि बकवास बंद करो और मुझे प्यार का इजहार करने दो। मतलब कि एक तरफ तो उसको डांट भी रहा है, ठीक है, होल्ड योर टंग एंड लेट मी लव, तो और साथ जो है मोहब्बत का इजहार भी कर रहा है। तो इसके यहाँ ज़रा एक बड़ा अनयूजुअल जो है स्टाइल्स पाए जाते हैं, एक्सप्रेशन पाए जाते हैं। अच्छा, अब डन का हम बेसिकली डिस्कस करेंगे कि वो किस तरह का पोइट था। डन प्राइमरली वॉज नॉट अ पोइट, वो पोइट नहीं था बेसिकली, ही लर्नड द आर्ट ऑफ पोइट्री, ठीक है। वो उसको जिसे हम कहते हैं ना कि एक पोइट होता है जो कि बाय बर्थ ही एक शायर होता है, दूसरा होता है कि वो स्किल सीखता है। तो ही लर्न टू बी अ पोइट, उसने जो पोइटिक स्किल हासिल की, वो क्यों हासिल की, किस तरह से की। बेसिकली वो एक स्कोलास्टिक था, स्कूल मैन था, मदरसे का था। तो मदरसों में ये होता है, गिरजों में, मदरसों में, चर्चेज़ में, मसाजिद में, कि वो उनको ना स्पीचेस सिखाई जाती हैं आमतौर पे, तकरीरें, ताकि उन्होंने मौलवियों ने तकरीरें करनी होती हैं, उनको स्पीचेस सिखाई जाती हैं। उनको ना सर्फ और नहव, ये 2 हैं किताबें हैं या अलूम हैं, इसको कहते हैं कि शायरी सीखने के, सर्फ और नहव, राइम और मीटर, ठीक है ना, पोइट्री के औज़ान हैं, पोइट्री की एक सीखने की एक क्या कह लें कि औज़ान हैं, मैयर्स हैं। तो इनको ना पोइट्री की भी ट्रेनिंग दी जाती है कि जी आप रिदम में बात करें, क्योंकि रिदम की जो बात होती है वो दिल में उतरती है, ज़रा ज़्यादा कन्विंस करती है, ज़्यादा अपील करती है। तो इनको बाकायदा एक पोइट्री की ट्रेनिंग्स दी जाती हैं, भले वो पोइट बन जाएं या ना बने, या हो या ना हो, लेकिन उनको पोइटिकल मैयर्स सिखाए जाते हैं कि जी यूँ रिदम क्रिएट करना है, यूँ राइम बनानी है, यूँ मीटर बनाना है, यूँ सर्फ का इस्तेमाल करना है, नहव का, रदीफ़ का, काफ़िए का। तो उनको रदीफ़ एंड काफ़िया वगैरह सिखाए जाते हैं। और कई जो है वो जो मौलवी हजरात या चर्च या प्रीस्ट या रिलीजियस हैं, वो बड़े रिदम में भी बात कर रहे होते हैं। कईयों को आप सुने तो उनके यहाँ एक ख़ास तरह का रिदम पाया जाता है, उसी रिदम के ऊपर बात करते हैं, उनकी बात में अपील होती है। तो अब इनको ना ये पोलिटिकल स्किल्स सिखाई जाती हैं। डन ने भी ये सीखी, तो जब डन ने लिखी वो सीखी तो ही वो जो है रियली डिड वेरी वेल, उसने ये चीज़ें बहुत अच्छी की और ही वो जो है एमर्ज एज अ पोइट, ठीक है, वो एक पोइट जैसा ही बन गया ना। बेसिकली वो पोइट नहीं था, लेकिन वो स्किल इतनी उसने सीखी कि ही डेवलप सो स्किलफुल, या ही एमर्ज टू बी सच अ स्किलफुल दैट ही कुड हैंडल एनी पोलिटिकल स्टाइल, वो किसी भी पोलिटिकल स्टाइल को हैंडल कर सकता था। अच्छा, फिर डन की जो बड़ी एक, और ये उसके बारे में कहा जाता है कि ही राइट्स फ्रॉम हिज हेड नॉट फ्रॉम हिज हार्ट, कि डन जो था वो जो पोइट्री करता था अपने हेड से करता था, दिमाग से, दिल से नहीं था करता। ही राइट्स फ्रॉम हिज हेड नॉट फ्रॉम हिज हार्ट, तो बेसिकली वो एक इंटेलेक्चुअल पोइट था, अकल से करता था। और उसकी पोइट्री भी जो है डेट टचेज द हेड नॉट द हार्ट, ठीक है, वो इट डजंट लैंड इन टू आवर हार्ट, ठीक है, बट इट इंस्पायर्स टू आवर हेड, वो हमें हेड को ही जो है वो अपील करती है। यानी कि इंटेलेक्चुअल सी पोइट्री है, अकली सी शायरी है उसकी। जैसे जॉन कीट्स है ना, जॉन कीट्स, उसके बारे में ये कहा जाता है कि ही राइट्स फ्रॉम हिज हार्ट नॉट फ्रॉम हेड, यानी कि वो तो दिल से लिखता था ना, दिल से लिखता था, दिल में उसकी बात उतरती, और शायराना सा एक अंदाज था, जज्बात थे, एहसासात थे, ठीक है। तो लेकिन जो डन था वो बेसिकली वो दिमाग से आइडियाज़ बनाता था, दिमाग से ही वो उसको, उसमें जज्बात ऐसा सच नहीं थे होते, लेकिन विजडम होती थी, अकल होती थी, विट होती थी, चालाकी होती थी, थोड़ी अय्यारी भी होती थी,
ठीक है, और थोड़ा सा इंटेलेक्चुअल एक क्या कह लें कि हैंडलिंग ऑफ द सिचुएशन होती थी। तो डन बेसिकली अकली शायर है, अकल से वो बात करता है, जज्बात नहीं है, दिल का मामला नहीं उसमें, दिमाग का मामला है, अकल का मामला है। तो ही राइट्स हिज पोइट्री फ्रॉम हिज हेड नॉट फ्रॉम हिज हार्ट। अच्छा जी, और इसके बारे में कहा जाता है कि ही इज़ अ पोइट ऑफ ऑल मूड्स, हर मूड का शायर है, किसी भी मूड में उससे लिखवा सकते हैं। उसने खुशी की भी लिखी, गम की भी लिखी, मोहब्बत की भी लिखी, दुख की भी लिखी, जज्बात की भी लिखी, हर तरह की वो जो है तमाम मूड्स में वो लिख लेता है। जिस मूड में उसको कहें उस मूड की शायरी कर लेता है। वरना जो हार्ट वाले पोइट होते हैं उनका जैसा मूड होता है वैसे ही कर सकते हैं रोमांटिक स्टाइल में, इससे जैसे बता दें ये वैसी शायरी बना के दिखा देता है। ठीक है, तो इसमें सीरियस मूड भी है, सेट्रिक मूड भी है, फ्रेवलस भी है, रूड भी है। ठीक है, हर तरह के मूड्स जो हमें जो है दिखाई देते हैं। अच्छा, फिर एक बड़ी खूबसूरत जो इसकी बात है कि डन नेवर रिपीट्स हिज फॉर्म। डन ने ना अपनी जो फॉर्म थी ना, फॉर्म ऑफ राइटिंग पोइट्री, वो रिपीट नहीं था करता। ये बड़ी एक यूनिक बात है। हिज फॉर्म FORM फॉर्म, स्टाइल ऑफ राइटिंग, उसकी जो पोइम्स हैं अगर आप उसको आप देखें तो वो बदलता है। जैसे अगर आप ये इन पोइम्स में देखें, अब आपके पास सारों के पास बुक्स नहीं हैं, तो आप अगर देखें यहाँ पे मैं आपको वैसे बताता हूँ, तो उसकी मुख्तलिफ पोइम्स में ना मुख्तलिफ लाइन्स हैं कि कभी वो 5 लाइन्स का स्टेंजा है, कभी 4 लाइन का स्टेंजा, कभी 3 लाइन का स्टेंजा बनाएगा, और कभी उसकी पोइम्स में अगर आप आगे जाएंगे तो कहीं पे 2 शॉर्ट लाइन, 3 लॉन्ग लाइन एंड देन 2 शॉर्ट लाइन। ठीक है, इस तरह से करके उसका स्टेंजा बना होगा। ये अगले स्टेंजेस जो हैं वो इस तरह से हैं। फिर अगला स्टेंजा आता है 2 शॉर्ट, 2 लॉन्ग, 2 शॉर्ट, 4 लॉन्ग, यूँ स्टेंजा बना हुआ है, बदल गया स्टेंजे का स्टाइल। फिर अगली पॉइंट में हम देखते हैं कि जी जो स्टेंजा है कि फर्स्ट एंड लास्ट लाइन आर द शॉर्ट लाइन्स, और बल्कि और दरमियान में जो है ना 9 लाइन्स जो है लॉन्ग है। तो द 11 लाइन स्टेंजा बनाया, फर्स्ट एंड द लास्ट आर द शॉर्ट एंड द रेस्ट ऑफ द 9 लाइन्स आर लॉन्ग। तो कभी वो स्टेंजा की फॉर्म को बदल रहा है, शॉर्ट लाइन, लॉन्ग लाइन। ठीक है, इस तरह से करके वो जो बदलता चला जा रहा है। 3 लाइन स्टेंजा, 4 लाइन स्टेंजा, 5 लाइन स्टेंजा, 8 लाइन स्टेंजा, 9 लाइन्स, 11 लाइन्स। तो ही रिपीट्स हिज फॉर्म्स, रिपीट ही नहीं था, वो चेंजेस हिज फॉर्म, नॉट रिपीट, ही चेंजेस हिज फॉर्म, वो अपनी फॉर्म बदलता चला जाता है। अच्छा, अब वो बड़ी एक दिलचस्प बात है कि ही चेंजेस हिज फॉर्म अकॉर्डिंग टू हिज थीम के मुताबिक बदलता था। अब वो लोगों से, बल्कि वो कोर्ट पोइट भी था, दरबारी शायर के तौर पे भी था, तो अब वो लोग उसको बताते थे कि भाई, वो लोगों से कहता था, इतना स्किलफुल था कि मुझे मौजू बताएं किस पे लिखना है, मैंने खुशी पे लिखना है, गम पे लिखना है, मोहब्बत पे लिखना है, वफा पे लिखना है, बेवफाई पे लिखना है, जिस पे कहेंगे मैं लिख दूंगा। वो लोग उसको बता देते थे कि बेवफाई पे लिखो, बेवफाई के मुताबिक बना देता था। स्टेंजा पूछ लेता था कितनी लाइन का स्टेंजा बनाऊँ, 4 लाइन का बना दूँ, 3 लाइन का, 2 लाइन का, 5 लाइन का, उसी के मुताबिक थॉट को बना के वैसे स्टेंजे बना के पेश कर देता था। अब ये बड़ा मुश्किल काम है ना। आपने उर्दू शायरी या दूसरी शायरी में देखते हैं जो 2 लाइन के उसमें कपलेट में लिखता है ना, 2 लाइन का स्टेंजा गया कपलेट में, वो 2 लाइन पे ही सारी शायरी जो है उस पर कर जाते हैं। जो 4 लाइन पे जो है करते हैं, ठीक है, वो 4 लाइन पे जो है क्वार्टरेन के ऊपर ही चलते चले जाते हैं। कई 3 लाइन्स पे होते हैं, ठीक है, वो 3 लाइन पे ही उनकी पोइट्री, उनसे वो स्टेंजा हिलाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। ये डन तो रिपीट ही नहीं करता, हिलाता है, मूव, चेंज, और मौजू भी कहता है बताओ मौजू, ठीक है, मूड बताओ और जो स्टेंजा बताओ, ये लो नज़म लो, यूँ ठका ठक रेडीमेड चीज़ें निकाल के फ़ौरन बनाता है। तो ही हैड अ फार्मूला ऑफ राइटिंग पोइट्री, उसके पास फार्मूला था राइटिंग पोइट्री का। तो क्योंकि वो हेड से करता था ना, अकल से करता था, ठीक है, और हार्ट से नहीं था। अगर हार्ट से होता तो उससे वही एक ख़ास मूड पे रहता, तो वो चेंज कर लेता था। और अब वो अपने ना थीम के मुताबिक अपने स्टेंजे को चेंज करता था। अगर वो फ्लर्टियस लेडीज़ के बारे में, ये बड़ी खूबसूरत बात है, ये वो से सुनिएगा। फ्लर्टियस जो पोइम्स लिखी हैं ना उसने, जो फ्लर्टियस लेडीज़ के हैं, उसमें स्टेंजा भी फ्लर्ट करते दिखाई देते हैं। स्टेंजा फ्लर्ट का 2 शॉर्ट, 2 लॉन्ग, 3 लॉन्ग, 2 शॉर्ट, 2 लॉन्ग, 5 शॉर्ट, 5 शॉर्ट, वो जो है 5 लॉन्ग बदल देगा। वो लाइनें भी जिग जैग आएंगी, वो आप लिखी हुई देखेंगे ना, कोई छोटी बड़ी लाइनें
ठीक है, वो लग रहा होगा कि वेव कर रही हैं, जैसे बलदार सी हैं, वो फ्लर्ट सी करती हुई लाइनें भी एक कॉम्पैक्ट नहीं होंगी ना, ऐसे लूज सी होंगी, एक लगेगा कि ये लाइनें भी एक किस्म की फ्लर्ट से स्टाइल में हैं, लूज से स्टाइल में। अच्छा, जो बीवी के बारे में लिखी हैं निस्बतन कॉम्पैक्ट है, उसमें ज़रा लॉन्ग शॉर्ट कम कर दी हैं, एक तकरीबन जो है कॉम्पैक्ट स्टैंजास करना शुरू किए हैं, निस्बतन कॉम्पैक्ट शुरू कर दिए कि क्यों, निस्बतन उसका थीम सीरियस हो गया एक बीवी के बारे में या बिलव्ड के बारे में, तो सीरियस थीम पे आता जा गया, स्टैंजा भी कॉम्पैक्ट और सीरियस करता गया, उससे हमें इतना नहीं लग रहा कि कोई फ्लर्ट का एलिमेंट है, वो लगता है कि कॉम्पैक्ट सा स्टैंजा। और जब डिवाइन पे आया, खुदा के बारे में आया, तो उसने सोनेट्स में शिफ्ट कर दिया, सॉन्ग से सोनेट्स में चला गया। सोनेट एक ऐसी पोइम है, इस पर हम डिटेल से अलग से बात करेंगे, उसको जो है 14 लाइन पोइम कहते हैं। बिल्कुल वो ना 14 से ज़्यादा हो सकती है ना कम हो सकती है, और उसकी जो लेंथ भी है वो सेम ही रहती है, लाइनों को आप छोटा बड़ा नहीं कर सकते। 14 लाइन्स पोइम है, 14 से ज़्यादा भी नहीं है, 14 से कम भी नहीं है, और ये उसको मज़ीद 2 हिस्सों में डिवाइड किया जाता है, 8 लाइनें और 6 लाइनें, ठीक है। तो वो सोनेट इज़ प्राइमरली अ 14 लाइन पोइम, इट इज़ फर्दर डिवाइडेड इनटू 8 and 6। पहली 8 को ऑक्टा कहते हैं और 6 को सेस्टेट कहते हैं। तो 8 लाइनों में एक सवाल सा होता है कि जी ए खुदा मेरा ये मसला है, और आखिरी 6 लाइनों में जवाब होता है सेस्टेट में कि जी मैं तुमसे ये दुआ करता हूँ कि मेरा मसला यूँ हल हो जाए। तो अब वो क्या है कि एक बिल्कुल कॉम्पैक्ट 14 लाइन्स पोइम है, जैसे खुदा के आगे उसने, यानी कि उसने पोइम को बांध दिया है 14 लाइनों में, ठीक है। और इसकी ना फिक्स राइम स्कीम होती है, जो इसके एंड के अल्फाज आते हैं ना, ए बी बी ए, यानी कि एंड की राइम स्कीम भी एक फिक्स होती है, वो तमाम साउंड्स वैसी आएंगी, वो बदलेंगी नहीं, ठीक है, एंड की साउंड वैसी आती चली जाएगी। तो अब यहाँ पे हम ये देखते हैं कि जैसे खुदा के आगे हम नमाज के बीच में खड़े होते हैं तो हाथ बांध लेते हैं, तो ये अब खुदा के सामने जब पोइट्री में गया तो उसने भी अपने हाथ बांध लिए, बिल्कुल सीरियस और कॉम्पैक्ट हो गया। तो ही चेंजेस हिज स्टाइल अकॉर्डिंग टू हिज थीम, तो उस थीम के मुताबिक उसने अपना स्टाइल बदलता चला गया। समझ आ रहे हैं आपको? तो जैसा थीम था वैसा उसने स्टाइल बना दिया। फ्लर्ट कर रहा था तो स्टैंजा से भी फ्लर्ट कर रहा था, लव में था और सीरियस था तो स्टैंजा भी जो है कॉम्पैक्ट एंड सीरियस किया। खुदा के सामने जो है डिवाइन पोइट्री की तो बिल्कुल जैसे नमाज में हाथ बांधते हैं, हाथ बांध के जो है स्टैंजा भी कॉम्पैक्ट 14 लाइन में ले गया। तो ये इसके अंदर जो है ना एक बड़ी चेंजेस पाई जाती हैं इसकी पोइट्रिक स्टाइल में। अच्छा, अब कुछ और इसकी हैं बातें। तो डन के अंदर एक मिस्टिकल एलिमेंट भी पाया जाता है, थोड़ा सा मिस्टिकल सूफियाना टच भी देता है, मिस्टिकल भी है, लव भी है, डिवाइन भी है, ऑल मूड्स भी है, और फिर फार्मूला ऑफ राइटिंग पोइट्री भी है, और फिर इंटेलेक्चुअल पोइट है। डन को कहा जाता है क्योंकि ही राइट्स फ्रॉम हिज हेड नॉट फ्रॉम हिज हार्ट, इसलिए डन को कहा जाता है ही इज़ एन इंटेलेक्चुअल पोइट, कि अकली शायर है, अकल से करता है, ठीक। और विट एंड कंसीट ही इज़ द मोनार्क ऑफ विट एंड मास्टर ऑफ कंसीट। विट एंड कंसीट जो है बड़े अहम 2 पॉइंट्स हैं कि डन की पोइट्री में विट एंड कंसीट पाया जाता है। ये 2 टर्मिनोलॉजीज़ हैं, अभी मैं उनको एक्सप्लेन करता हूँ। कंसीट, CONCIET, कंसीट, विट एंड कंसीट। और इसकी पोइम ज़रा एनालिटिकल होती हैं, आर्गुमेंटेटिव होती हैं, ड्रामेटिक एलिमेंट पाया जाता है। ड्रामेटिक कहते हैं सस्पेंस। और डन की पोइम थोड़ी सी मैकेनिकल भी होती है, क्योंकि दिमाग से कर रहा है ना, दिल से नहीं कर रहा, थोड़ा सा इसमें मैकेनिकल एलिमेंट है। ही यूजेस द पैराडॉक्सेस। पैराडॉक्स भी एक लिटरेरी टर्म है, अभी हम उनको एक्सप्लेन करेंगे जस्ट राइट आफ्टर इट। तो पैराडॉक्सिकल एलिमेंट, PARADOX, पैराडॉक्स, पैराडॉक्सिकल एलिमेंट भी पाया जाता है। और स्ट्राइकिंग एंड स्टार्टलिंग एलिमेंट भी है, चौंका देने वाली। पहली लाइन ही ऐसे लिखता है कि जो अगले बंदे का तरा निकाल देता है कि ये क्या कह दिया इसने, ठीक है, चौंका देता है उसको, ठीक है। स्टार्टलिंग एंड स्ट्राइकिंग करता है, एकदम चौंका देने वाली बात करता है, ठीक। स्टार्टलिंग, STARTLING, स्टार्टलिंग एंड स्ट्राइकिंग। और इसमें स्कॉलरली रेफरेंस भी पाए जाते हैं डन की पोइम में।
और इसकी पोइम थोड़ी सी मेटाफिजिकल भी है, ज़रा फ़लसफ़ा सा झाड़ता दिखाई देता है, फ़लसफ़ियाना सी दिखाई देती है हमें। अच्छा, अब ना एक डन के बारे में एक कमेंट है डॉक्टर पैराडॉक्सिकल, स्ट्राइकिंग, स्टार्टलिंग। अच्छा, आगे एक और जो चीज़ मैं बताने लगा हूँ कि डन के बारे में डॉक्टर जॉनसन ने एक कमेंट किया था, वो ये किया था कि डन योक्स द मोस्ट हिट्रोजीनियस आइडियाज़ बाय वायलेंस टुगेदर। ये एक कमेंट है इसके बारे में। तो जी कि डन योक्स, डन योक YOKE योक्स मोस्ट हेट्रोजीनियस, हेट्रोजीनियस आप शायद जानती होंगी, डाइवर्सिफाइड, मुख्तलिफ, हेट्रोजीनियस बदले हुए, मुख्तलिफ, ठीक है, एक कुछ दूसरा कुछ और तीसरा कुछ और, वैरायटी, हेट्रोजीनियस, डाइवर्सिफाइड, डिफरेंट। डन योक्स द मोस्ट हेट्रोजीनियस आइडियाज़ बाय वायलेंस टुगेदर, कि वो उसके एक ही पोइम में मुख्तलिफ ख्यालात होते हैं, बिखरे हुए ख्यालात होते हैं, मुख्तलिफ ख्यालात होते हैं, उनको धक्के से वो जो है काबू करके एक जगह पे ले आता है। लगता नहीं है कि उनको एक मौजू पे परोया जा सकता, लेकिन वो उनको परो देता है एक लाइन में, एक स्टैंजा में। तो इस बाय वायलेंस टुगेदर, बाय वायलेंस टुगेदर, इस पे भी अभी हम बात करेंगे। इसकी जो अभी हम पोइम पढ़ने लगे हैं ना, गो एंड कैच अ फॉलिंग स्टार, उसमें इसने यही है कि योग द मोस्ट हिट्रोजीनियस आइडियाज़ बाय वायलेंस टुगेदर। कि उसमें ना ये देखें, इसी पोइम में गो एंड कैच अ फॉलिंग स्टार में ये आइडिया हमें वाज़ेह तौर पे दिखाई देता है। अभी हम पोइम जो पढ़ेंगे गो एंड कैच अ फॉलिंग स्टार, उसमें वो क्या करता है कि कहता है कि जाएं और जाके गिरता हुआ सितारा पकड़ लें, और कहता है कि जाएं और जलपरियों के गीत सुन लें। आसमान पे सितारे की बात करता है और समंदर से जलपरियों के गीत की बात करता है। अब सितारे का और जलपरी का और गीत का आपस में ताल्लुक़ नहीं है, लेकिन डाइवर्सिफाइड है ना, हेट्रोजीनियस आइडियाज़ है। फिर कहता है कि जाएं और दरख्तों पे उगते हुए बच्चे देख लें, कि दरख्तों पे शायद बच्चे उग पड़ें, ठीक है, और मैंड्रिक ट्री की बात करता है। और कहता है कि जाएं और शैतान के पाँव को शिगाफ किससे कहा जाता है, ये ख्याल किया जाता है कि शैतान का पाँव ना कटा हुआ है, उसमें लाइन है, लकीर है, जैसे बकरी का नहीं पाँव होता, अंदर लाइन होती है, वो हमारी तरह इंसान की तरह नहीं होता, बकरी का पाँव और स्टाइल से होता है ना, बकरी का, बकरे का, ठीक है, लाइन होती है, लकीर होती है। तो ये शैतान के पाँव के बारे में यह है कि इस तरह से होता है। क्लीव है, उसमें शिगाफ है, लाइन है। तो वो कहता है कि आप गिरता हुआ सितारा तो पकड़ सकते हैं, जलपरियों के गीत सुन सकते हैं, शैतान के पाँव को किसने क्लीव किया, काटा, ये भी जान सकते हैं, और क्या है कि दरख्तों पे उगते हुए बच्चे भी देख सकते हैं। लेकिन वो कहता है आप एक वफ़ादार और ख़ूबसूरत खातून नहीं देख सकते। ये इस पे आया। अब वफ़ादार खूबसूरत खातून एक अलहदा मामला है, सितारे एक अलहदा मामला है, जलपरी एक अलहदा है। हाँ, शैतान से बहर खातून का थोड़ा बहुत ताल्लुक़ निकल सकता है, ठीक है। तो लेकिन डाइवर्सिफाइड आइडियाज़ हैं, तो क्या है, हिट्रोजीनियस आइडियाज़ हैं। तो उन सारों को एक स्टेंजे में इकट्ठा कर दिया। एक आसमान की बात है, एक ज़मीन की जलपरी की बात है, एक दरख्त की बात है, एक जो है शैतान की बात है, एक खातून की बात है। तो डाइवर्सिफाइड आइडियाज़ हैं, बट ही योक्स द मोस्ट हिट्रोजीनियस आइडियाज़ बाय वायलेंस टुगेदर, इकट्ठा कर देता है। इस तरह से बनाएगा, एक लाइन में, एक स्टेंजे में डाल देगा। हर बंदा नहीं यूँ कर सकता ना, वो उसी मौजू के ऊपर बात करता है। तो डन के हाँ ये एक पहलू जो है पाया जाता है। अच्छा, अब वो दो आपके कॉन्सेप्ट रह गए, और एक मैंने विट एंड कंसीट की बात की और पैराडॉक्सी, जिसको मेरे ख्याल में फिर कल पे डाल लेते हैं, ठीक है, क्योंकि 9 बज गए, तो अभी बच्चों ने जाना होगा, तो इसको कल पे डाल लेते हैं, ठीक है जी। अभी हमने पॉइंट भी कर लिए, अभी इसकी गो थ्रू करनी है। हाँ जी, उसका